चलो हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th में फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है न्यूटन के गति के नियम, अरे सॉरी बल तथा गति के नियम। तो बल तथा गति के नियम हम लोग बल पढ़ चुके हैं, गति और ये क्या नाम है गति का प्रथम हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसका नाम है गति के द्वितीय नियम। गति के द्वितीय नियम, इसको समझने से पहले हम लोग एक बार क्या करते हैं, गति का प्रथम नियम को रिवाइज करते हैं। गति का प्रथम नियम क्या बताता है, ध्यान समझो। गति का प्रथम नियम यह बताता था कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य और संतुलित बल कार्य नहीं करता है तब तक वस्तु क्या करती है, अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। ठीक है, यह वस्तु का प्रथम नियम और वस्तु के क्या था, न्यूटन गति का प्रथम नियम था, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे गैलीलियो का भी नियम ऐसा कहा था। ये हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गति के द्वितीय नियम। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, पिछला नियम से स्टार्ट करें तब अगला नियम हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गति के प्रथम के नियम के अनुसार हम समझते हैं कि जब कोई वस्तु है, ध्यान समझो, जब कोई वस्तु, एकदम इसको प्रैक्टिकली समझना है। ये मान लेते कोई वस्तु है, तो हम इधर पढ़ते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। यह कोई वस्तु है, यह कोई वस्तु है, इस पर कोई बाह्य असंतुलित बल, क्या चीज, यह कोई वस्तु है, जब इस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य करता है, क्या करता है, कार्य करता है, तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। यह वस्तु क्या था, गति का प्रथम नियम था। वस्तु के वेग में परिवर्तन करने मतलब समझो, अभी वस्तु गतिमान है, बोलो गतिमान है नहीं, तो वस्तु का वेग इस समय कितना है, 0। कितना है, अभी कोई बाह्य असंतुलित पर कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब देखो इस पर बाह्य असंतुलित पर कार्य करने लगा, अब वस्तु गति कर रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ वेग हुआ, तो वेग 0 से कुछ ना कुछ बढ़ गया, तो वेग 0 था, वेग कितना था, 0। अब कुछ बढ़ के मान लेते 1 मीटर पर सेकंड हो गया होगा, मान लेते हैं कि 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना चलेगी, 1 मिनट लिख देते हैं कि 1 मिनट में 1 मीटर चलेगी। बस में धीरे धीरे गति करा रहे हैं, धीरे धीरे गति करा रहे हैं, लेकिन वस्तु के वेग में परिवर्तन तो हुआ ना। तो जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि बाह्य एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर वस्तु के वेग में परिवर्तन अर्थात वस्तु क्या हुई है, त्वरित हुई है। वस्तु क्या हुई है, त्वरित है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वस्तु में त्वरण उत्पन्न हुआ है। वस्तु क्या उत्पन्न हुआ है, त्वरण। यह गति का प्रथम नियम था। क्या था, गति का प्रथम। अब यही सब लोग समझते हैं। अब ध्यान समझो, अब समझो कि अब जब कोई वस्तु पर बल लगाकर, ध्यान समझना, जब किसी वस्तु पर बल लगाए, बल लगा के इसमें क्या है, हमने वेग में परिवर्तन आ गया। क्या लगा दिया, जब कोई वस्तु पर बल लगाकर त्वरण उत्पन्न करते हैं, त्वरण उत्पन्न करते हैं। अब त्वरण उत्पन्न कर, देखो ध्यान से समझो, कहाँ समझना मुझे, यहाँ पर ऐसे बल लगाए, बल लगा के त्वरण उत्पन्न हो गया। अब त्वरण उत्पन्न होने के बाद छोड़ देते हैं। क्या छोड़ते हैं, छोड़ते हैं। तो गति के प्रथम नियम अनुसार हम पढ़े थे कि यह वस्तु लगातार उसी वेग से क्या करती, गति करती रहेगी। बल लगा के छोड़ दिए और वस्तु गति कर दी। अब यह जो गति करेगी, अब वस्तु क्या हो गई, गतिमान हो गई। अब हम लोग क्या आते हैं, सेकंड नियम पर आते हैं। यह वस्तु क्या हो गई है, गतिमान हुई। तो यह जब वस्तु किसी सामने वाले वस्तु से जब टकराती है या इससे टच होती है या इससे कुछ होती है, तो यह गतिमान वस्तु इस पर कितना प्रभाव डालेगी। ध्यान समझो, यह गतिमान वस्तु, ध्यान से कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रथम नियम से स्टार्ट कि जब वस्तु किसी वस्तु पर बाह्य असंतुलित पर कार्य करता है तो वस्तु क्या हो जाती है, त्वरित हो जाती है। तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो गया। अब वस्तु लगातार क्या करेगी, गति करेगी। अब यह गतिमान वस्तु सामने वाली वस्तु पर कितना प्रभाव डालेगी, या इस गतिमान वस्तु से सामने वाली वस्तु पर कितना प्रभाव पड़ेगा, यही हम लोग को पढ़ना क्या कहलाता है, न्यूटन का द्वितीय नियम कहलाता है। कितना प्रभाव डालेगी, ध्यान समझना। तो अब समझो ध्यान से, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, समझो ध्यान से कि कोई गतिमान वस्तु सामने वाली वस्तु पर कितना प्रभाव डालेगी, यह किन किन चीजों पर निर्भर करता है, बोलो उसको समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए फिर क्या लेते हैं, 2 हथौड़ी लेते हैं। दोनों का मास अलग अलग है, दिख रहा है, इसका द्रव्यमान कम है और इसका द्रव्यमान ज्यादा। घबराओ मत, अभी से तो हम लोग खोपड़ी खोलेंगे, हम तो हम लोग नहीं समझ में आएगा ना, ऐसे खोपड़ी रख के इसे खोल के और उसके बाद जो हमें समझाना होगा उसका चिट्ठी बना के खोपड़ी में भर के फिर खोपड़ी पैक कर देंगे। सोचो, शॉर्टकट टेक्नोलॉजी यार, नहीं बात समझ में आ रहा है। चलो आगे समझते हैं। तो देखो ध्यान से, तो क्या बता रहे, अब कोई वस्तु पर बल लगाकर वस्तु में क्या कर दिए है, त्वरण उत्पन्न कर दिए। अब यह त्वरित वस्तु, जो वस्तु त्वरित हो गई है, यह त्वरित वस्तु किसी सामने वाली दूसरी वस्तु पर प्रभाव उत्पन्न कर टकराएगी या कुछ करेगी तो क्या करेगी, बैठ जाओ, क्या करेगी, तो प्रभाव उत्पन्न
करता है। तो जब प्रभाव उत्पन्न करता है तो किन किन राशियों पर निर्भर करता है वही हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए मैं क्या कर, 2 हथौड़े ले लिए, दोनों का मास क्या है, अलग अलग है। इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा। अब समझो ध्यान से, इस कम द्रव्यमान वाली वस्तु को जब ऐसे हाथ में लेके, देखो ध्यान से, इस तरह से यहाँ से ऐसे छोड़ेंगे तो वस्तु देखो ऐसे क्या हो रही है, वस्तु गतिमान हो रही है, गति हो रही है, ठीक। तो वस्तु इस तरह गति करे तो यह हमारे सामने वाली वस्तु पर कितना प्रभाव उत्पन्न करेगी, तो हम चोट से पता करेंगे। तो इस तरह ऐसे करके यहाँ से छोड़ेंगे तो ये देखो इसका मास कम है, इसका मास कम है, तो इसका सामने वाली वस्तु पर यानी मेरे हथेली पर इसका प्रभाव थोड़ा सा कम होगा। क्या होगा, कम होगा। लेकिन वही हम अधिक मास वाली वस्तु को यहाँ छोड़ेंगे तो इसका प्रभाव, अरे बाबा ज्यादा है, इसका प्रभाव ज्यादा है। तो अभी हमने देखो ध्यान से यही छोड़ा है तो इसका वेलोसिटी हमने अलग से वेलोसिटी दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं, हम बस यहाँ से लाके से छोड़ दे रहे हैं। तो छोड़ने पर मतलब इसका वेलोसिटी सेम है। तो ध्यान समझो, हमने वेलोसिटी क्या रखा है, नियत। वेलोसिटी क्या रखा है, नियत, यानी वेग क्या रखा है, नियत रखा है, एक समान। तो वेग हमने एक समान रखा। तो मास हमने देखा कि मास अगर ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर मास ज्यादा रहा है तो सामने वाली वस्तु पर प्रभाव ज्यादा पड़ा। पहला समझाया, वस्तु पर हमने वेग एक समान रखा, इसका वेग क्या है, देखो एक सही है, ऐसे इसका प्रभाव थोड़ा कम आया, ठीक है। अब देखो यही ठीक से सेम इसी हाइट से, इसका प्रभाव ज्यादा, इसका प्रभाव ज्यादा। तो हम देख रहे हैं मास बढ़ाने पर वस्तु जो सामने वाली वस्तु पर, यह गतिमान वस्तु सामने वाली वस्तु पर अधिक प्रभाव उत्पन्न करती है। क्या करती है, अधिक प्रभाव उत्पन्न करती है। जैसे समझ, एक और एग्जाम्पल या तो ये वाला हो गया। अब कुछ हम लोग अपने आसपास दैनिक जीवन में और प्रभाव लेते हैं, और क्या होता है एग्जाम्पल। जैसे समझो, एक हम क्या करते हैं, एक छोटी सी गेंद ले लेते हैं, क्या करते हैं, छोटी सी गेंद ले लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, धीरे से ऐसे करके मतलब एक समान वेग से तुम्हारे ओर ऐसे कैच कराते हैं। क्या करते हैं, कैच कराते हैं। तुम्हें कम चोट लगेगा, क्या होगा। अब हम क्या करें, 5 किलो का बटखरा ले लेंगे, 10 किलो का बटखरा ले लेंगे। अभी हमारे पास छोटा सा वस्तु था, 10 किलो का बटखरा हो गया। अब उसी वेग से तुम्हारे ओर गति करा देंगे, लेकर ढिंगला जाओगे तुम 10 किलो का बटखरा लेके। नहीं, हमने मास बढ़ाया लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज किया है नहीं। तो मास बढ़ाने पर सामने वाले वस्तु पर प्रभाव बढ़ रहा है कि नहीं, तो मास बढ़ाने पर वस्तु का प्रभाव बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है, यानी मास बढ़ाने पर वस्तु का प्रभाव, यानी यह जो वस्तु है सामने वाली वस्तु पर कैसे प्रभाव डाली, भाई बल लगाएगी तब ना। तो अब हम लोग पिछला वाला बल भूल गए, पिछला वाला बल से मतलब नहीं है, यह वस्तु जो बल उत्पन्न करे, ध्यान समझो, यह वस्तु जो है गतिमान, यह क्या हो रही है, ऐसे जो बल लगा रही है, इस पर बल लगा रही है तब ना प्रभाव उत्पन्न करेगी। तो यह वस्तु जब बल लगा रही है इस पर, जब बल लगा रही है इस पर, तो यह किस पर निर्भर कर रहा है, तो मास बढ़ाने पर इसके द्वारा लगाया गया बल बढ़ रहा है। फिर समझो कि मास बढ़ाने पर यह जो वस्तु बल लगाएगी उस बल का मान बढ़ेगा। बात समझ आया। वेलोसिटी हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट, वेग हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट। तो मास बढ़ाने पर यह वस्तु जो बल लगाएगी वो क्या लगाएगी, ज्यादा, क्या लगाएगी, ज्यादा। ई पॉइंट समझ में आया, हाँ, यह वस्तु बल लगाए, ई पॉइंट समझ में आया कि मास बढ़ाने पर यह वस्तु अधिक बल लगे। अभी हम प्रभाव बोल लेते हैं, लेकिन अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो जो वह बल लगाएगी वो कैसा लगाएगी, ज्यादा बल लगाएगी। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, ठीक। अब अगला समझते, उस बल को भूल जाए जो हमने पहले लगाया था, उससे हमें मतलब नहीं है, वो गति के प्रथम नियम में जा। अब आगे समझते हैं, ध्यान समझो। अब हम क्या करते हैं भाई, हम मास को कांस्टेंट कर दिए, अब मास हम चेंज नहीं करेंगे। अब समझो, अब इसका वेलोसिटी चेंज करेगा। तो एक बात समझ, मास बढ़ाने पर वस्तु द्वारा जो उत्पन्न बल है उसका मान बढ़ेगा, ठीक। अब अगला, मास सेम रख दिए। अब एक बार इससे ऐसे करते हैं, कम प्रभाव, खींच के मारे हाथ टूट जाएगा, नहीं मारेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे करके मारे तो इतना तुम्हें पता है ना कि भाई ऐसे करके धीरे से तो कम बल लगाएगा, ये क्या करेगा, कम बल लगाएगा। लेकिन इसका वेलोसिटी अगर बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, वेलोसिटी बढ़ा देंगे एकदम तेज, तो ये प्रभाव क्या करेगा, ज्यादा उत्पन्न करेगा। यानी यह जो वस्तु मास अभी हम लोग बढ़ा रहे नहीं, अब बस वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी बढ़ाने पर क्या इसके द्वारा उत्पन्न जो बल है, इसने जो बल लगा है, क्या उस बल का मान बढ़ेगा, तो बढ़ेगा। नहीं तो बोलो लाओ खोपड़ी अभी हम चेक करके दिखाएं, तो बल का मान बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। ये दोनों पॉइंट बोलो, समझ में आया, हाँ, कि कोई वस्तु है वो सामने वाले वस्तु पर कितना बल लगा रही है, सामने वाले वस्तु पर कितना बल है, यह दो चीजों पर निर्भर कर रहा है। किस पर, दो चीजों। एक, यदि हम उस वस्तु का द्रव्यमान यानी मास बढ़ाएंगे तो वह वस्तु अधिक बल उत्पन्न करेगी, समझ में आया।
अब वस्तु का मास हम नियत रखते हैं और मास क्या करते हैं, कांस्टेंट, द्रव्यमान नियत रख देते हैं। अब उस वस्तु का वेग बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, वेग बढ़ाते हैं। तो वस्तु क्या करेगी, अधिक प्रभाव लगाएगी, यानी अधिक बल उत्पन्न करेगी। एक एग्जाम्पल हम और समझते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक जैसे कुछ भारी चीज लेते हैं, मान लीजिए हथौड़ी लेते हैं, थोड़ा सा भारी है, ये हथौड़ी, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐसा करके ऐसे फेंके कैच करते हैं, इस तरह से फेंके और कैच कर लिए। इसका वेलोसिटी क्या था, कम था, इसका वेलोसिटी कम था, इसका वेलोसिटी कम। अब इससे कम द्रव्यमान का वस्तु लेते हैं, इमेजिन करते हैं और इसका वेलोसिटी एकदम बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए गोली, बंदूक की गोली छोटा सा रहता है, कैसा रहता है, छोटा सा, मास उसका बहुत ही कम, लेकिन वेलोसिटी इतनी तेज होती है कि मारता छाती के आर पार हो जाता है कि नहीं। यानी वस्तु का वेग बढ़ाने पर वस्तु ने अधिक बल लगाया है। क्या किया है भाई, बल उमत समझो, जो वस्तु बल लगा रही है उसको समझो, बात समझ रहा है। तो वस्तु बल लगा रही है, उसने वस्तु जब बल लगा रही है दो चीजों पर निर्भर कर रहा है। एक तो उस वस्तु का मास कितना है, ठीक, तो मास बढ़ाने पर वह वस्तु अधिक बल लगाएगी, क्लियर। अब वस्तु का वेलोसिटी यानी वेग बढ़ा रहे हैं तो भी वस्तु अधिक बल लगा के, क्लियर होगा। जैसे हमने इसको लिया ऐसे करके, तो ये कम बल लगाए, ये कम बल लगा। अभी यही जैसे पास, इतना पास हम गोली से मारते ठाए से, तब मेरा हाथ छोड़ो तो मोलो 2-4 हाथ लगा तो वो छिप के पार निकल जाएगा। बात समझना, क्यों, क्योंकि उसका वेलोसिटी क्या है, बहुत तेज है। तो वेलोसिटी तेज होगी तो वह अधिक बल लगाएगी। तो बात समझ में आया। तो यहाँ पर हमें दो चीज लग रही हैं कि वस्तु का जो वस्तु द्वारा जो लगाया गया बल, वस्तु द्वारा लगाया गया बल दो चीजों में निर्भर कर रहा है। एक तो वस्तु का मास बढ़ाने पर वस्तु का द्वारा लगाया गया बल का मान बढ़ेगा, ठीक है। अब वस्तु क्या करेंगे, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो भी लगाया गया जो वस्तु बल लगाएगी उसका मान बढ़ेगा। बात समझ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ से हमारे पास एक नई राशि का जन्म होता है। अब हम देखते हैं मास और वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान और वेग को से एक नई राशि का उत्पन्न होता है, जिसके बारे में जानकारी हमें किसने दिया था, न्यूटन नहीं दिया था। न्यूटन यानी सर आइजैक न्यूटन नहीं दिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ध्यान समझिए, अब हम देखते हैं कि यह जो प्रभाव यानी जो बल है, प्रभाव मतलब बल, वस्तु ने जितना बल लगाया यह दो चीजों पर निर्भर करा, एक वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको समझने में कोई समस्या है, बात समझ रहा। वस्तु कितना बल लगाएगा उसके मास पर निर्भर कर रहा है, उसके वेलोसिटी पर, कोई समस्या है, ठीक है। अब आगे समझो। अब एक नई राशि का जन्म होता है, इसे क्या बोलते हैं, संवेग। इस संवेग के बारे में जानकारी किसने दी थी, तो सर आइजैक न्यूटन ने ही दी थी, ठीक है। संवेग क्या होता है, आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट। तो संवेग क्या होता है कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु, इसका कुछ न कुछ मास होगा, इसका कुछ न कुछ मास होगा, और जब ये v वेलोसिटी से मोशन करेगी, यानी v वेग से गति करेगी, तो गति करने पर ये मान लो ऐसे वस्तु है, ये ऐसे वस्तु है, इस तरह से गति कर रही है। तो गति करते समय ये गति क्या कर रही है, तो गति करते समय इसका क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ संवेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसा बचपन के याद आ गया जैसे जहाज उड़ाते थे हम लोग, ठीक है, हाँ कागज का बनाएंगे, ठीक है। अब वस्तु इस तरह गति करिए तो इसका कुछ ना कुछ क्या द्रव्यमान है, और ये v वेग से गति कर रही है, तो इन दोनों, इसके द्रव्यमान का तथा इसके वेलोसिटी का, इसके वेग का जब गुणा कराएंगे तो एक नई राशि जन्म, इसका नाम है संवेग। तो संवेग किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, मोमेंटम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, किसे, P से। यह एक सदिश राशि, आता है क्वेश्चन, संवेग कैसी राशि है, तो संवेग एक सदिश राशि है। और इसका भाई सदिश राशि, तो इसका मतलब यह है कि इसमें दिशा भी होगा तथा परिमाण भी होगा। तुम लोग समझो, सदिश राशि और अदिश राशि हम लोग पहले समझ चुके हैं। तो सदिश राशि का मतलब कि ऐसा कोई राशि जिसका दिशा तथा परिमाण दोनों से क्या बोलते हैं हम लोग, सदिश। तो संवेग एक सदिश राशि, अतः संवेग के पास दिशा तथा परिमाण दोनों होंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि भाई इसका दिशा तो है, लेकिन दिशा किधर है, किधरों दिशा ले लेंगे क्या, नहीं। अब हम समझेंगे तो संवेग का दिशा किधर है, तो देखो ध्यान से। अब देखो जैसे मान लेते ये इधर से गति करके आ रहा है, गति करके आ रहा है, अब गति करके आ रहा है, तो इसका वेग किधर है, वेलोसिटी किधर है, इस दिशा में, इस दिशा में। तो मोमेंटम यानी संवेग का भी दिशा क्या हो जाएगा, यही। बात समझ रहा है। तो जो दिशा वेग का रहेगा वही दिशा किसका रहेगा, मोमेंटम यानी संवेग का रहेगा। ये बात क्लियर हुआ, कोई समस्या। तो एक बात तुमने समझना है कि कोई भी वस्तु कितना बल लगाएगी यह निर्भर कर रहा है उसके द्रव्यमान तथा वेग पर। यानी कहें तो इसको साधारण भाषा में कहें तो संवेग पर निर्भर कर रहा है
संवेग पर निर्भर कर रहा है। अब एक बात और समझो, जैसे हम कहें कि कोई वस्तु है, अब यह वस्तु क्या लगा रही है, एक अपना बल लगाती है, समझो ध्यान से। अब ये वस्तु, ये दो पॉइंट समझना, अब आगे समझते हैं। यह वस्तु सामने वाली वस्तु पर क्या करती है, कुछ ना कुछ बल लगाती है। क्या लगाती है, बल। तो हम देख रहे हैं कि यह वस्तु ऐसे जब बल लगाती है, यहाँ पर वेग इसका, देखो ध्यान समझना है इसको ना, इसको थोड़ा ध्यान दो। यहाँ से जब वस्तु आ रही है तो यहाँ जब यहाँ तक ट्रैवल कर रही है तो इसका कुछ ना कुछ v वेलोसिटी से गति कर रही है, कुछ ना कुछ v वेलोसिटी। अब जब यहाँ से देखो v वेलोसिटी से गति कर रही है, ऐसे करके गति कर रही है, लेकिन यहाँ आते इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0। इसका वेग कितना हो रहा है, 0, अर्थात इसका मोमेंटम भी क्या हो गया, 0। समझो ध्यान से, इसका मोमेंटम भी क्या हो गया, ये इरेज कर देना ना। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक समझाना है। ये हो गया पूरा इसका, लिख चुके तुम लोग। अब आगे समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम समझते हैं, इसको फिगर द्वारा समझते हैं। देखो ध्यान से, अब मान लेते हैं कि इस तरह से हमारा जो डस्टर हम गिरा रहे थे, इस तरह डस्टर गिरा रहे थे, ठीक। तो यहाँ से जब यहाँ तक गति करती है तो इसका कुछ ना कुछ v वेलोसिटी रहता है ना जी, रहेगा ना। अब समझो यहीं पर आके तुरंत क्या हो जाती है, तुरंत ऐसे यहाँ पर इस वस्तु का वेलोसिटी क्या होता है, 0। वेलोसिटी बराबर 0 होता है, क्या हो जा रहा है, 0। तो हमने वेलोसिटी को यहाँ मान लेते हैं इसका 5 मीटर पर सेकंड, एक समझते हैं के लिए 5 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी होगा, मान लेते हैं। अब इसके वेलोसिटी को 0 करने में हमें कितना समय लिया, हमने कम समय लिया। क्या लिया, कम समय। समझो ध्यान से, हमने इसके वेलोसिटी को 0 करने के लिए, अब वेलोसिटी अगर 0 है तो यानी p बराबर क्या होता है, मोमेंटम, यानी कि संवेग बराबर m इंटू v। तो v अगर 0 हो गया तो बताओ m गुणे में 0 बराबर भी 0 हो जाएगा, यानी संवेग बराबर क्या हो गया, संवेग बराबर क्या हो गया, 0। तो हमने संवेग में जो परिवर्तन लाया उसमें हमने कम समय लिया है। फिर से समझो, हमने इस डस्टर को नीचे गिराया और इसमें देखो तुरंत आके 0 हुआ, तो इसने टच करते ही 0 ले होने में कम समय लिया कि नहीं लिया। अब देखो ध्यान से, अब इसे मान लीजिए गिराया, अब इस हाथ को ऐसे नीचे ले लिया, मतलब एक समझो जैसे एक कैचर होता है, फील्डर ऐसे बॉल को कैच करता है तो धीरे धीरे पीछे हाथ अपना हाथ कर लेता है, ऐसे पीछे का हाथ कर लेता है। तो वो क्या करता है कि इसके वेलोसिटी को 0 करने में ज्यादा समय लग रहा है, मोमेंटम को 0 करने में ज्यादा समय लग रहा है। तो मोमेंटम को 0 करने में ज्यादा समय लेंगे, ज्यादा समय। ऐसे बॉल आ रही है, देखो ध्यान से, अब स्लो मोशन में समझो, इस तरह से ऐसे बॉल आ रही है। अब यहाँ से हम क्या करें, ऐसे टच करते करते ऐसे करके पीछे बढ़ रहे हैं। जब पीछे बढ़े तो हमने यहाँ पर 0 नहीं किया, तुरंत हमने 0 किया इसके मोमेंटम को, नहीं, हमने मोमेंटम को 0 करने में थोड़ा सा समय बढ़ा दिया। समय हम बढ़ाएंगे तो ये जो प्रभाव उत्पन्न करेगा, यह जो बल लगाएगा उसका मान घटेगा, उसका मान घटेगा। नहीं समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझो, जैसे तुम लोग क्या करो, कुछ हाइट पर से कूदो डायरेक्ट जमीन पर, तो तुम्हारे पैर में धमक ज्यादा लगेगा, तुम्हें झटका ज्यादा लगेगा। अब तुम क्या करो, किसी गद्दे पर कूदो, किस पर, गद्दे पर तुम कूदोगे तो समझना ध्यान से क्या होता है गद्दे पर कूदने से। याद ध्यान से, ये इस तरह से गद्दा है, ठीक। अब गद्दे पर जब तुम कूदते हो, ये मान लेते तुम कूदना स्टार्ट किए, ठीक, मान लेते हैं तुमने कूदना स्टार्ट, जब तुम नीचे कूदते हो तो इस तरह से तुम नीचे पहुंचते हो, ठीक। तो ये क्या होता है, तुम्हारे वेग को तुरंत, मोमेंटम को तुरंत 0 नहीं करता, ये ऐसे धसेगा नीचे, क्या हो जाएगा, नीचे धसता जाता। अब तुम्हारे मोमेंटम को 0 कर दिया। क्या कर दिया, तो मोमेंटम में परिवर्तन की दर को क्या कर दिया, टाइम को बढ़ा दिया, अब बताओ, अब जो ये वस्तु है इस पर बल क्या करेगी, कम लगाएगी, वस्तु द्वारा लगाएगा बल का मान अब घटेगा कि नहीं, हाँ पास में रहे। जैसे हम इस पर ऐसे डायरेक्ट लगाए तो बल ज्यादा लगा, ज्यादा तेज समान ज्यादा लगा, लेकिन अगर इसी पर बल हम लगाते तो ऐसे करके ऐसे इसका मान ऐसे करते हैं, ये तेज चला रहे, देखो ध्यान से, तेज चला रहे हैं, लेकिन इसके साथ इसका गति कम कर दे रहे हैं, देख रहे हो। तो लगने वाले बल का मान कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम, क्योंकि हमने टाइम को बढ़ा दिया, तो वस्तु द्वारा लगाए गए बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम।
बात समझ आ रहा है। तो अब यहाँ से कंक्लूजन तुम्हें निकल के कुछ ना कुछ आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है कि भाई वस्तु द्वारा उत्पन्न बल का मान, वस्तु द्वारा उत्पन्न बल का मान क्या कर रहा है, तो मोमेंटम में परिवर्तन की दर को, मोमेंटम में परिवर्तन के दर, परिवर्तन कितना ज्यादा होगा। अरे इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखते हैं, और थोड़ा सा डिटेल में, समझने में आसान है, ध्यान समझो। तो देखो वस्तु द्वारा लगाया गया बल, वस्तु द्वारा लगाया गया बल मास बढ़ाने पर बढ़ेगा, कोई दिक्कत। वस्तु द्वारा लगाया गया बल मास बढ़ाने पर बढ़ेगा, कोई समस्या, ये पहले समझे थे हम, सही है। अब अगला, वस्तु द्वारा उत्पन्न बल या लगाया गया बल उसकी वेलोसिटी बढ़ाने पर बढ़ेगा, बोलो हाँ, सही है। अब वस्तु द्वारा लगाया गया बल जो हम लोग उसके मोमेंटम को जीरो कर रहे हैं, उसके मोमेंटम क्या कर रहे हैं, जीरो। तो जीरो करने में जो समय हम ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समय। अब तो तुम देखो अगर समय हम कम लेते हैं तो बल ज्यादा, समय ज्यादा तो बल कम। तो समझो ध्यान से। तो टाइम क्या होता है, इससे डेल्टा टी क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी विक्रमानुपाती हो जाएगा। यानी डेल्टा टी बढ़ाएंगे, डेल्टा टी का मान बढ़ाएंगे तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल का मान घटेगा, क्या होगा, घटेगा। बात समझ रहा है। जैसे तुम समझो, समझो ध्यान से, एक और एग्जांपल है। जैसे होता क्या है कि जब किसी वस्तु को तुम देखोगे कहीं पर, किसी वीडियो में देखोगे कि जब किसी बड़े, अच्छा वो देखो कहीं पर पाइप गिरता है, सीवर का जो पाइप लगाने लग गिरता है ना, तो उसको क्या करते हैं, ट्रक पर जब उतारते हैं तो नीचे टायर रख देते हैं, 2-3 टायर रख देते हैं। अब जब वो जगह पाइप गिरता है तो टायर पर गिरते उसका मोमेंटम जीरो नहीं होगा, उसका मोमेंटम जीरो नहीं होगा, उसके मान को वो दब करके क्या करेगा, बढ़ा देगा, दब करके बढ़ा देगा। तो जो पाइप जो बल लगाएगा उसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा। बात समझ रहा है। तो क्या बताओगे कि किसी भी वस्तु द्वारा लगाया गया बल उसके मोमेंटम में परिवर्तन की दर के व्युत्क्रमानुपाती है। डेल्टा टी का मान बढ़ाएंगे, डेल्टा टी का मान बढ़ाएंगे तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल का मान घटेगा। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो अब तीनों को अगर एक पास लाते, क्या लाते हैं, एक पास लाते हैं, तो हम कहेंगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के समानुपाती, मास ऊपर है, वेलोसिटी कहोगे ऊपर है, तथा डेल्टा टी नीचे। ये सही बन के आया, कोई दिक्कत। यही तुम्हारा न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है। अभी हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो यानी हम बोलेंगे इस सदिश राशि है तो बार बार लगाना जरूरी है, बात सुन रहे हैं। तो बस F बोलेंगे हम। अब एक बात ध्यान समझो, एक बात ध्यान समझो, थोड़ा सा एक और कर लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझो। तो M और जो V होता है, V के नीचे में डेल्टा टी को भेज देते, किसको, डेल्टा टी को। ये V बाई डेल्टा टी बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण होता है। क्या होता है, इसको यहाँ पे डिराइव करते हैं, त्वरण होता है। यानी F बराबर हो जाएगा तुम्हारा, F बराबर हो जाएगा M इंटू, सॉरी M, ये प्रोपोर्शनल होगा, क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल, M इंटू ए, M इंटू ए, सही है, M इंटू ए, या F बर F। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो किसी न किसी नियतांक को, किसको, नियतांक, यानी ऐसा कोई अंक ऐड कर देते हैं जिसका मान नियत हो, जिसका मान नियत हो। यानी इंग्लिश बोले तो कांस्टेंट को यहाँ पर लिख देते, क्या लिखते हैं, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नंबर। तो हम लोग अपने से इमेजिन कर चलो कांस्टेंट किसको मानेंगे, के को, किसको, के को। पास में है, के क्या है, तो कांस्टेंट है, क्या है। तो F बराबर हो जाएगा के इंटू एम इंटू ए। अब के का मान 1 रखने पर, के का मान, भाई कांस्टेंट है ना, के क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट 1 भी है, तो के का मान 1 रखने पर F बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे F बराबर m इंटू ए, m इंटू, यही न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, न्यूटन गति का द्वितीय नियम। बात सुन रहा है। यानी किसी वस्तु द्वारा लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान था उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। बात समझ रहा है। यही तुम्हारा क्या है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। किसी वस्तु द्वारा जो लगाया गया बल होता है वह उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है या बराबर होता है। ये हके का मान भर दे तो बराबर होता है। किसी को समझने में कोई दिक्कत, ये इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन रहा, ये लिख लो। अब इसका लैंग्वेज रूप हम लिख रहे हैं। यहाँ तक समझने किसी को दिक्कत आया है, बात भी समझ में आ गई, लिख लो। देखो ध्यान से,
अब इसका लैंग्वेज का रूप कैसे लिखोगे? किसी भी वस्तु इस नियम के अनुसार किसी वस्तु द्वारा लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, या F इज इक्वल टू के m इंटू ए, या F इज इक्वल टू के अगर मान क्या मान ले 1, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू ए। यह क्या है? न्यूटन गति का द्वितीय नियम है, बस 2 अक्षर का। अब इसका पंचायत कितना बड़ा है, बात समझ रहा है? न्यूटन गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी वस्तु द्वारा लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देख लो इसको।